नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में। और बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में हम बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में। हम पिछले वीडियो में जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी बाह्य स्थान संरक्षण के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके अंतर्गत जो है हम चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन यानी स्वस्थान कंजर्वेशन, यानी कि किसी भी जो जीव जंतु हैं या पादप हैं उसको जो है जिस स्थान पे उसका एक आवासीय परितंत्र है, हम उसी जगह पे उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। उसके माध्यम से जो है हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करते हैं उसको, और उसको हम संरक्षण प्रदान करते हैं। आपको पता होगा कि भारत में कई जो है राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। राष्ट्रीय पार्क यानी वही राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, जहाँ पक्षियों, कई अन्य प्रकार के जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आइए हम बारी बारी से उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक है पिछले वीडियो में हम एक सीटू के बारे में बात कर चुके हैं। आज दूसरा जो है हम बात करेंगे किस पर, इन सीटू के बारे में, यानी कि स्वस्थान संरक्षण के बारे में। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है कि प्रजाति को उसको मूल प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित प्रदान करते हैं, संरक्षण करते हैं उसको। इसके अंतर्गत जो है हम प्राकृतिक क्षेत्रों की पहचान किया जाता है, और उसे जहाँ जैव विविधता अधिक हो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ घोषित कर दिया गया, घोषित करने के साथ साथ हम उसकी सुरक्षा, वहाँ कानून का जो दायरा है हमारा, वहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लोगों को उसी हिसाब से आने जाने दिया जाता है, वहाँ के जो वन संसाधन है उसको उसी प्रकार से यूज करने दिया जाता है। यानी उस पर तमाम प्रतिबंध हम जो है युक्तियुक्त प्रतिबंध इसको कह सकते हैं, है कि नहीं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करें IUCN की, कि IUCN का इसमें क्या राय है, इसके संदर्भ में क्या कहना है उसके। तो जो है IUCN के अनुसार संरक्षित क्षेत्र की अगर परिभाषा की बात करें कि इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम किसी जीव जंतु को या पादप समूह को उसको स्वस्थान संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ घोषित कर देने से हो जाएगा। उसके लिए IUCN ने भी गाइडलाइन जारी किया है। उसका क्या कहना है, इसको देखो, थोड़ा देख लें। इनका कहना है कि वो जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र को घोषित किया जाएगा, वो क्या है कि स्पष्ट रूप से भौगोलिक स्थान हो। भौगोलिक स्थान आप समझ रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि कानून एवं अन्य प्रभावी साधनों के द्वारा न केवल मान्य हो बल्कि समर्पित और प्रतिबंधित हो। यानी वो क्षेत्र में जो है, जिस क्षेत्र को आप इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करेंगे, वो क्या हो, वो वहाँ कानून एवं अन्य प्रभावी साधन द्वारा न केवल वो मान्य हो बल्कि वहाँ समर्पित और जो है प्रतिबंधित भी हो। यानी कि लोगों को आने जाने पर जो है उस प्रकार से खुला छूट वहाँ नहीं हो कि, है ना, कि वन संसाधनों का अपना जो है दोहन करते रहे, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो IUCN का एक गाइडलाइन है ना एक। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा इसके संदर्भ में कि जो हम इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं वो किस स्थिति में किया जाता है, इसको थोड़ा समझते हैं, इस सिचुएशन समझते हैं हम। तो सिचुएशन की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, आप जैसा कि फिगर देख रहे हैं, ये मान लिया जाए कि एक क्षेत्र है, ये जो है एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में जो है इधर मानव बस्ती है और ये जो है वन क्षेत्र है। टोटल क्या है, ये वन क्षेत्र है। अब वन क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है, जब मानव बस्तियां हैं तो मानव का ये स्वभाव ही है कि नहीं। स्वभाव कहने का मतलब ऑलरेडी पॉपुलेशन से हम ग्रसित हैं, हम ही नहीं पूरी दुनिया, भारत ही नहीं। तो ये क्या करता है कि अपने लाभ के लिए ये सीधा जो है वन में हस्तक्षेप करता है, यानी मानवीय गतिविधियां जो है बढ़ जाती है इस स्थिति में। तो वन क्षेत्र में क्या होता है, इसके सामने कई चुनौतियां आ जाती है। जो वन क्षेत्र है इसमें कई चुनौतियां, जब मानव बस्तियां हैं और मानव जो है मानवीय गतिविधियां जब बढ़ेगा, तो यहाँ पे वन में जो जीव हैं उसके सामने कई चुनौतियां आ जाता है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो वन क्षेत्र है इसको हमारा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने के लिए हम, मेरा उद्देश्य क्या है, तो हम क्या करते हैं, जीव जंतुओं तथा पादपों को इसी क्षेत्र में संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है।
अब इस क्षेत्र को हम रेस्ट्रिक्ट कर दें कि भैया यहाँ कोई आना होना अब किसी को नहीं है, तो जो वन्य जीव हैं उनको हम संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ यही नहीं करते हैं और ये करते हैं कि उस जो ये जो जंगली क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र होता है, आपको पता होगा कि कई जनजातियाँ जो है जंगल में ही रहना पसंद करती है, वो जंगल से बाहर आती ही नहीं है, उसे ये दुनिया पसंद नहीं है चमक दमक वाला, है ना। तो उस स्थिति में जो है हम उन जनजातियों तथा उसके सांस्कृतिक मूल्यों को भी संरक्षण प्रदान करते हैं कि वो भी जो है संरक्षित रहे। दूसरी तरफ ये समझिए कि जब मानवीय हस्तक्षेप होता है तो क्या क्या चुनौतियाँ खड़ी होती है, इसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा। अवैध शिकार क्या होता है, बढ़ जाता है, अवैध शिकार होता है। पॉल्यूशन का लेवल, जब वहाँ पे मान लीजिए मानव बस्तियाँ हैं तो मानव बस्तियाँ के आसपास जो है हम कारखाना लगाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, तो प्रदूषण का असर भी जो है बढ़ता है। इसके अलावा क्या होता है, पारिस्थितिक क्षेत्र की प्रक्रियाएं जो है बाधित होती है। जाहिर सी बात है, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, तो जो पारिस्थितिक क्षेत्र की जो प्रक्रियाएं हैं है ना, वो क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, वन अपरोपण करते हैं। फर्नीचर के लिए लकड़ी का ज़रूरत होता है, हम वनों की कटाई करते हैं। कृषि भूमि का प्रसार करते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, कृषि भूमि का प्रसार करते हैं। इसके लिए हम पेड़ पौधों को काटते हैं। आधारभूत संरचना का विकास करते हैं, है ना। नए नए जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारा, तो जाहिर सी बात है हमको रोड चाहिए, घर चाहिए, तो ये सब आधारभूत संरचना का जो है विकास होता है उस स्थिति में। और प्रजातियों पर जो क्या होता है, संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। आपको एक टर्न समझता था कि आखिर हमें जो है राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, या बायोस्फीयर हमको क्यों घोषित करना पड़ता है। तो ये सब फैक्ट हैं जिस कारण हमको जो है वो घोषित करना पड़ता है और हमको उसको संरक्षण प्रदान करना पड़ता है। अब हम आगे बात करते हैं कि स्वस्थान संरक्षण की जो प्रक्रिया है वो क्या है। अब इसकी प्रक्रिया की बात करें, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन की प्रक्रिया क्या है, तो इसके अंतर्गत भारत में चयनित क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कुछ क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है कि हम किस प्रकार से जो है इसको संरक्षण प्रदान करेंगे वन्य जीवों को। जहाँ उसका प्राकृतिक आवास है उसी आवास में इसको हम कैसे संरक्षण प्रदान करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की स्थापना की गई है, यानी घोषित किया गया है, स्थापना नहीं की गई है। स्थापना करने का मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको शुरू से स्ट्रक्चर करके जो है बनाए हैं, पेड़ पौधा उगाए गए हैं मानव के द्वारा, ऐसा नहीं है। उसको हम घोषित करके कि राष्ट्रीय उद्यान है, अब यहाँ पे जो है इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, है ना। अब लोग जो पहले जिस प्रकार से यहाँ आवागमन करते थे उस प्रकार के आवागमन अब नहीं होगा, तो हम घोषित करते हैं, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। उसी प्रकार से वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया, यानी इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसी प्रकार से जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व जोन। उसी प्रकार से संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, समुदाय आरक्षित क्षेत्र, तो ये सब चीज़ें जो है हम घोषित करके और वन्य तथा वन्य जीवों को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे ध्यान से। अब इसके बाद हम बारी बारी से इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है ना। तो आज के वीडियो में जो है मूलतः ये दोनों पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब पर बात करेंगे। तो हम आज मूलतः किस पर बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो ये दोनों में कुछ तकनीकी अंतर होता है, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखिए और हो सके तो उसको आप अपने जो है नोट्स में उसको लिखते चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए हम बारी बारी से बात करते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है इसको समझिए। आगे जो है हम ये समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का जो अथॉरिटी होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए समझिए, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ये जो है आपको दिख रहा है ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे ये जो रेड कलर वाला है इसमें जो है वन सघनता ज़्यादा है। यहाँ पे जो है जीव जंतु, जब देखो वन सघनता ज़्यादा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जंतुओं का भी जो है संकेंद्रण ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है वो, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, मानवीय हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है मानवीय हस्तक्षेप अगर हम वनों पे करते हैं तो संकट की स्थिति, आपको हम बता चुके पिछले अभी कुछ समय पहले बताया हम कि जो है उस स्थिति में वन तथा वन्य जीवों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी मानवीय हस्तक्षेप करने के बाद।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे ये क्षेत्र जो है ये मान लिया जाए कि ये यहाँ पे जीव जंतुओं का या पादपों का संकेंद्रण अत्यधिक सघन है, तो हम इस क्षेत्र को मान लें राष्ट्रीय पार्क घोषित कर देंगे और जो है उस पर हम युक्तियुक्त जो है प्रतिबंध लगा देंगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि अब यहाँ पे आना जाना जो है प्रतिबंधित होगा। तो इस प्रकार से घोषित किया जाता है। मैंने आप समझिए इस चीज़ को कि हम ऐसा नहीं कि कहीं पे उठा करके लाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान को, ऐसा नहीं है। जहाँ पे वन का संकेंद्रण या जीव जंतुओं का संकेंद्रण ज़्यादा होता है उस क्षेत्र को और राज्य को लगता है, राज्य की नज़र में कि यहाँ पे इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, काफ़ी तेज़ी से दोहन हो रहा है, और हम तो उस स्थिति में राज्य जो है उसको राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित कर देते हैं। अब यहाँ पे समझना आपको ये है कि जैसे देखिए मान लिया जाए कि ये कोई क्षेत्र है, इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तो नेशनल पार्क जब घोषित कर दिया जाता है तो इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम कहते हैं इको सेंसिटिव जोन। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क के जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र। ये ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। तो हम आगे बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में कि नेशनल पार्क जो है क्या है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इसको समझना है आपको। नेशनल पार्क को के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आगे हम तो समझेंगे कि नेशनल पार्क होता क्या है। तो हम इसमें कई देखिए जो आपको एक शर्त है उसको ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर वन क्षेत्र उपस्थित हो, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय पार्क है तो उसके अंदर वन्य जरूर होना जरूरी है, मतलब पहला क्राइटेरिया है वन्य क्षेत्र उपस्थित हो। दूसरा क्राइटेरिया है कि पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से, जंतु वनस्पतिक दृष्टिकोण से और भूस्थलाकृति दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से अत्यधिक क्या हो, विशिष्ट हो। यानी कहने का मतलब वहाँ पे पारिस्थितिकीय विविधता भी पाया जाता हो, जंतु वनस्पति विविधता पाया जाता हो, है कि नहीं, और भूस्थलाकृतिक दृष्टिकोण, यानी कहने का मतलब वहाँ पे ये दृष्टिकोण कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे वहाँ पे नदी पाया जाता हो, झील पाया जाता हो, यानी जो उच्चावच की बात करते हैं हम, वो कई प्रकार का हो, है कि नदी, झील, पहाड़ इस टाइप का हो। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर वो विशिष्ट हो, है कि नहीं, ऐसा सभी जगह नहीं पाया जाता हो, कुछ अपने आप में यूनिक हो, अनोखा हो, तो उसको हम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करते हैं। और अथॉरिटी किसको है, राज्य सरकार को, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा बहुत पैनी निगाह से समझिएगा, है कि नहीं, कि इसमें जो है क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया जाता है, जैसा कि आपको हम बताएं। और क्या होता है इसमें, राष्ट्रीय उद्यान में मानव बस्तियों की बसावट और निजी भूस्वामित्व की अनुमति नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान में मानव बस्तियों की बसावट और निजी भूस्वामित्व की अनुमति नहीं होती है। पशुओं की चराई, ईंधन के लिए लकड़ी की प्राप्ति प्रतिबंधित होते हैं सब वहाँ। नहीं कहने का मतलब है कि वहाँ मानव का एंट्री जो है रेस्ट्रिक्ट होता है, आप नहीं जा सकते वहाँ, है कि नहीं। इसके साथ और क्या होता है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन मुख्य वन संरक्षक जो अधिकारी होते हैं, वन के संरक्षक होते हैं, उसके द्वारा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुमति दी जा सकती है। जैसे कोई अध्ययन के लिए जा रहा है, कोई शोध के लिए जा रहा है, तो उसको उस क्षेत्र में उस स्थिति में अनुमति दी जा सकती है। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रजातियों को समान संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या हुआ कि पहला तो सारा रेस्ट्रिक्शन है, किसी को वहाँ आना जाना नहीं है, किसी पर कोई मानवीय गतिविधि नहीं होगा। लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर शोध या अध्ययन के लिए कोई आ रहा है तो उसको जाने दिया जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ उसमें जो नेशनल पार्क में जो भी प्रजाति है उसको सभी को समान संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन वही हम वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करेंगे तो वहाँ क्या होता है कि किसी विशिष्ट प्रजाति को जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ें दोनों में एक तकनीकी अंतर है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। अब हम इसी प्रकार से बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करते हैं तो यदि किसी क्षेत्र का पारिस्थितिकीय महत्व, जंतु वनस्पतिक महत्व या भूस्थानिक महत्व अधिक या विशिष्ट हो तो उसको हम वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित कर देते हैं। और ये घोषित करने का जो अथॉरिटी है किसको है, राज्य सरकार को है। यानी ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर राज्य सरकार द्वारा
इन क्षेत्रों को वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जो है घोषित किया जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इन क्षेत्रों में जो है मानव गतिविधियां की जो है अनुमति दी जाती है, सीमित जो है कुछ रूप में। देखिए, नेशनल पार्क में किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज़ करने का, मानवीय गतिविधि करने का कोई अनुमति नहीं था, लेकिन इसमें अनुमति, सीमित अनुमति दी जाती है। और यह भी जो अनुमति होता है वो वन संरक्षण अधिकारी के अनुमति से ही होता है, यानी वो अनुमति देगा तब आप जो है कुछ जाके कर सकते हैं। अब जाके वहाँ क्या क्या कर सकते हैं इसको समझना है। तो यहाँ क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को ध्यान में रख करके, है ना, ये जो 1972 में जो अधिनियम लाया गया था, इसको ध्यान में रख के जो है वन संरक्षक अधिकारी अनुमति देते हैं। और अनुमति में आपको क्या क्या कर सकते हैं वहाँ इसको समझिए। कुछ कार्य के लिए जो अनुमति प्रदान किया जाता है, जैसे पर्यटन के लिए आप जाइए, घूमिए, है ना, बिना पेड़ पौधे जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचाए जाके ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। शोध या सर्वे के लिए उसको अनुमति दिया जाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अनुमति दिया जाता है। और जो निकट में रहने वाले समुदाय हैं उनको सामान्य रूप से वन उत्पादों को प्राप्त करने की अनुमति भी होती है। जैसे मान लीजिए कि जो लोग वहाँ पे हैं वो वन पे ही डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ से फल ला सकते हैं, सूखी लकड़ी ला सकते हैं, सीमित चराई कर सकते हैं। तो ये दोनों में मामूली जो है डिफरेंस है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में, है कि नहीं। यहाँ ये सब जो है अनुमति होता है और यही राष्ट्रीय पार्क में जो है अनुमति नहीं होता है। इसके अलावा आपको हम बताए थे कि यहाँ जो है कुछ विशिष्ट प्रजातियों को ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे हम अगर कोई अभयारण्य है तो कहीं बाघ को विशेष रूप से जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है, कहीं पे जो है लाल पांडा को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझना है कि नेशनल पार्क में जो है सभी प्रजातियों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। वहीं अगर हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है कुछ विशिष्ट प्रजातियों को ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। एक चीज़ और आपको समझना यहाँ पे है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कई वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि होते ही हैं, लेकिन हो सकते हैं। उसके अंतर्गत जो है, यानी कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय उद्यान का जो दायरा होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और उसके अंतर्गत ही जो है वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए आपको कहीं लिखा हुआ रहेगा गिर राष्ट्रीय पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क जो है गुजरात में है, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ रहेगा गिर जो है वन्य जीव अभयारण्य, तो इसका मतलब गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है गिर राष्ट्रीय पार्क के आसपास ही है, यानी उसी में है। यानी कि उस राष्ट्रीय पार्क में ही कुछ क्षेत्रों को, जैसे मान लिया, जैसे इसको समझिए इस प्रकार से, मान लिया जाए कि ये कोई क्षेत्र है और ये जो है आपका नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क में यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए जो है हम जो है यहाँ पे बाघ के लिए यानी टाइगर के लिए हम थोड़ा स्पेशल रूप से इसको विशेष रूप से यहाँ पे संरक्षण प्रदान कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये मान ली पूरा गिर जो है ये गिर पार्क है और गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ पे हमें क्या बना दिए, वन्य जीव अभयारण्य, और यहाँ पे विशेष रूप से जो है बाघ को हम संरक्षण प्रदान कर दिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया गिर वन्य जीव अभयारण्य। तो ये भी कहाँ है, ये भी गुजरात में ही हुआ ना, समझ रहे बात को। तो इसलिए कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ था गिर राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पे लिखा हुआ है गिर वन्य जीव अभयारण्य। तो ये चीज़ें जो है माइंड मत कीजिएगा, ये चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। अब हम आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में, जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल पढ़िए, है कि नहीं। और भी राष्ट्रीय, भारत में करीब 104 राष्ट्रीय पार्क हैं और 550 से ऊपर, 550 से अधिक जो है वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो सबको तो याद करना उतना बेटर भी नहीं है और अच्छी मतलब क्या बोलते हैं आवश्यक भी नहीं है, और उसको कह सकते हैं कि हो भी नहीं सकता है सब। तो ये चीज़ें जो है इसलिए हम कुछ प्रमुख जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम ध्यान में रखेंगे। और ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ाएं वही सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा भी आप भी जो है और भी बुक से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, कुछ और उसमें ऐड करने का प्रयास कीजिएगा, तो ये जो है आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन हम कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में आपको बताते हैं, इसको समझिए। जैसे इसमें पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इस चीज़ को समझिएगा। इसका अवस्थिति जो है अगर बात करें तो अवस्थित कहाँ है, नैनीताल में, नैनीताल उत्तराखंड में है। ये जो है रामगंगा नदी के किनारे बसा होने के कारण आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन कुछ सालों के बाद ही इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया। तो ये चीज़ें समझ में है आपको। इसकी अगर विशेषता की हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की,
तो यहाँ प्रकृति की अनोखी छटा देखने को मिलती है, यानी प्राकृतिक रूप से नेचर का एकदम बहुत बढ़िया नज़ारा यहाँ है कि नहीं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है हाथियों के झुंड, हिरणों के चहलकदमी उस खूबसूरती को और बढ़ा देता है ना। तो हम ऐसा नहीं करें कि अब इस क्षेत्र में सिर्फ हाथी और हिरण ही पाए जाते हैं, लेकिन इसकी बहुलता है कि नहीं। तो यहाँ और भी पाए जाते हैं जीव जंतु, कई सारे सैकड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों हाथी और हिरणों के लिए जो क्या है ये बहुलता है, और प्राकृतिक जो है दृश्य यहाँ काफ़ी बेहतर होता है। ये जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा हम बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, ये सिक्किम में है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्यान है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्यान है। यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए, लाल पांडा जैसे जीव जो है पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पाए जाते हैं, मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ, और भी जीव पाए जाते हैं, लेकिन इन सब की क्या है, प्रमुखता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो ये आपका असम में पड़ता है। ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है, इसकी विशेषता की बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसको घोषित किया गया है, यानी यूनेस्को इसको जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो ये चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये बाघों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है कि नहीं। देखिए अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम राष्ट्रीय उद्यान की बात किए हैं और कह रहे हैं कि बाघों के लिए जो है प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, यानी इसी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही जो है कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं, और वो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बाघों के लिए उसको स्पेशलाइज कर दिया गया है, यानी बाघों को विशेष रूप से वहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये चीज़ आपको समझना है। इसके अलावा हम बात करें और इसकी विशेषता के रूप में, तो दुर्लभ बारहसिंघा यानी हिरण की एक प्रजाति होती है, बारहसिंघा भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अवस्थित कहाँ है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ के जो है दंतेवाड़ा में अवस्थित है, और ये इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहाँ जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है इसी उद्यान में। इसके अलावा हम बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी में पड़ता है। यूपी के लखीमपुर और खीरी जिले में जो है इसका विस्तार है। यहाँ बाघों और बारहसिंघा के झुंड पाए जाते हैं, ये दोनों प्रजातियों की विशेषता पाई जाती है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसकी सीमा जो है नेपाल से लगती है, तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम अगर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में पड़ता है। चारमा नगर एक डिस्ट्रिक्ट है ना कर्नाटक में, उसी में पड़ता है। इसकी विशेषता की बात करें तो 1973 में जो है इस उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के तहत शामिल कर लिया गया, यानी टाइगर रिजर्व के रूप में इसको जो है घोषित भी किया गया है 1973 में। इसके अलावा अगर हम बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। इसकी विशेषता की बात करें तो 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ, और भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य इसी उद्यान में है। सबसे बड़ा जो है पक्षी अभ्यारण्य इसी उद्यान में है, और विदेशी पक्षियों के लिए भी यह काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे चीन, मंगोलिया जैसे, अफगानिस्तान जैसे देशों से कई भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियाँ जो है प्रतिवर्ष आते हैं, और पर्यटकों के लिए एक बहुत सुनहरा दृश्य होता है वो, है ना। तो यानी पर्यटन का जो है आकर्षण केंद्र के रूप में काम करते हैं। इसे यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल किया है। नेक्स्ट हम बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये खूबसूरती और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ का भी जो प्राकृतिक दृश्य है वो काफ़ी अद्भुत है, और यहाँ भी बाघों की संख्या काफ़ी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, इसलिए जो है इसको बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, विंध्य पहाड़ी के पूर्व में पड़ता है। और इसकी विशेषता की बात करें तो ये बाघों की संख्या सबसे अधिक है, यानी ध्यान रखिएगा बांधवगढ़, ध्यान बा से बांधवगढ़ और बा से बाघ,
तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो है बाघों की संख्या जो है सबसे अधिक है। यहाँ सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन पाए जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू ज़िला है उसमें अवस्थित है। इसमें तेंदुआ की अधिकता पाई जाती है, यहाँ तेंदुआ जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसे भी यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई है जो जम्मू कश्मीर में है। उसी प्रकार से हम साउथ बटन द्वीप की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और ये जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम गिर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, गिर जो है देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, तो आप इसमें जो है कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ये अवस्थित कहाँ है? गुजरात में अवस्थित है और शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का नाम जैसे ही आता है तो माइंड में आपको शेर का नाम याद आ जाना चाहिए कि वो वहाँ शेर बहुत पाया जाता है, शेर के लिए प्रसिद्ध है ये। उसी प्रकार से हम बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य, तो ये जो है पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप मैप में इसको देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे ये जो है स्थित है। यहाँ इसकी विशेषता क्या है? तो ये रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघों की एक प्रजाति है, इसके लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ इसी का ठिकाना है। यहाँ इसको भी जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको भी शामिल किया गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये इसका यहाँ प्रसिद्ध है इसके लिए। हम आगे अगर बात करें अब बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिहार से संबंधित एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसा कि हम बताया कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य इसी में है, तो ये भी पश्चिम चंपारण में ही होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये भी जो है क्या है पश्चिमी चंपारण में है। तो ये तीन चीज़ आप याद रखिएगा इसको एकदम आसानी से। इसके बाद हम गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये गया में पड़ता है। गया, बोध गया गए होंगे है ना, तो बोध गया में ही पड़ता है ना, तो बोध गया जो है गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नागी बांध पक्षी अभयारण्य की बात करें, नागी बांध पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? जमुई में पड़ता है। और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भी जमुई में पड़ता है। तो नागी और नकटी ये दोनों कहाँ पड़ता है? जमुई में पड़ता है और ये दोनों जो है पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है बिहार में, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम कुशेश्वर का नाम सुने होंगे आप। कुशेश्वर अगर आप जानते हो कुशेश्वर दरभंगा में है, तो आराम से इसको याद रखिएगा। कुशेश्वर जो है दरभंगा में है और ये भी जो है पक्षी अभयारण्य के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है बिहार में। इसके अलावा हम बात करें भीम बांध की, तो भीम बांध जो है ये मुंगेर में पड़ता है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? मुंगेर में पड़ता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रयनी, यानी कि वहाँ जो है जो डॉल्फिन है गंगा का उसको यहाँ आश्रय प्रदान किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है। वो कहाँ पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि भागलपुर जो है गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है, ज़िला है, तो वहाँ जो है गंगा डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा फिर और है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये कहाँ पड़ता है? ये भी पश्चिम चंपारण में पड़ता है। फिर है पंत वन्य जीव अभयारण्य, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये राजगीर में पड़ता है। कहाँ है? राजगीर, नालंदा जिला में पड़ता है। फिर है वरेला झील पक्षी आश्रयनी, ये वैशाली में पड़ता है। वरेला वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी आश्रयनी यानी पक्षी का वहाँ पे जमावड़ा रहता है, इसलिए उसको जो है इस रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा और हम बात करें कैमूर वन्य जीव आश्रयनी, तो ये जो है इसका क्षेत्र कैमूर और रोहतास में पड़ता है। तो ये चीज़ें आप एक बार लिख करके ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, है कि नहीं। इन सबसे क्वेश्चन आने की संभावना बना रहता है। तो हम आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।